अब उसमें कानून में आएगा कि आपने शादी करनी है तो आपको 7 फेरे लेने होंगे, हमारे में 4 ही फेरे हैं। फिर हमारा अधिकार, हमारी मान्यताओं का हनन हुआ नहीं हुआ। शादी कैसे करनी ये तो नहीं इसमें है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जब आएगा, जो वो ड्राफ्ट बना रही है सरकार, अगर उसको आप ध्यान से पढ़ो तो वो यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, वो हिंदू सिविल कोड है। तो मुसलमानों को फेरे लेने पड़ेंगे। चाचा 1 मिनट रुकिए, चाचा बात नहीं हो रही यहाँ पे। हिंदू मुसलमान ने मत कीजिए, ठीक है ना। हाँ, बात हो रही है हर किसी को अपने देश में, अपने जो इस मिट्टी में पैदा हुआ है वो इस मिट्टी का ही है, और उसका पहला फर्ज जो इस मिट्टी के लिए है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू सेकुलर मियाँ भाई चैनल। तो दोस्तों, मोदी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड के लेकर सबसे बड़ा प्लान ये कर रही है कि पहले ये देखना चाहती है कि कितने लोग इसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट अभी तक आया भी नहीं है, मगर काफी लोग एहतजाज करना शुरू कर चुके हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट कैसा होगा ये किसी को नहीं पता। कल तक जो इंटरनेशनल मैगजीन्स वाले मोदी की तारीफ कर रहे थे, घोड़ी मीडिया वाले उनकी मैगजीन्स की तस्वीर बता रही थी, आज वही मैगजीन का क्या हाल है देखिए, जहाँ पर मोदी के मुंह के ऊपर भगवा कलर का कपड़ा लपेटा गया है और डेमोक्रेसी को जलता हुआ दिखाया गया है। मोदी सरकार के पास 2024 में इलेक्शन लड़ने के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा है। यही वजह है कि मेजोरिटी को खुश करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक नाटक किया जा रहा है, और अंधभक्तों को खुश करने के लिए मोदी सरकार ये बताना चाह रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं रहने की वजह से मुसलमानों को काफी सारी सहूलतें मिल रही है। अगर से हम ये चीज लाएंगे तो ये मुसलमानों को जो सहूलतें मिल रही थी वो बंद हो जाएंगी, इसीलिए अंधभक्त काफी खुश भी हो रहे हैं। अंधभक्तों को खुद का क्या नुकसान होगा उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, मगर मुसलमानों को परेशानी होगी इस बात को लेकर वो खुश है। खैर, हमारे सिख भाई आगे क्या कह रहे हैं ये सुनते हैं। नहीं रोक सकते। बिहार में एक शादी, इनमें से जो बिहार का बता दे बिना तिलक के शादी हो तो, यूपी ईस्ट, ये सच्चाई है। उत्तर प्रदेश ईस्ट में, वेस्ट की बात मैं नहीं कर रहा, ईस्ट हमने बहुत ध्यान से देखा हुआ है, ईस्ट का ही मैं रहने वाला हूँ। प्रदेश के अंदर जो ईस्टर्न पार्ट है प्रदेश का, वहाँ पे अगर बगैर गोने के शादी हो जाए तो मुझे आप बता दो भैया, आप चैलेंज किसी और को नहीं कर रहे हो, आप चैलेंज अपनी ही व्यवस्था को कर रहे हो। और ये होना भी नहीं है। जैसे सीए नहीं आया, जैसे एनआरसी, सिर्फ हल्ला हुआ, ड्राफ्ट हुआ, बिल पास हुआ, कानून नहीं बना, बनेगा इसका भी नहीं। क्या लगता है सिर्फ हल्ला हो रहा है क्या? वोट की राजनीति है, सिर्फ वोट की, क्योंकि इनके पास बचा कुछ नहीं है। बस अब ये नया मुद्दा ढूंढ के, जिनमें से आखिरी शस्त्र था इन्होंने निकाल दिया। पब्लिक अब इसमें आप आज बताओ ना, अभी तो ये चीज़ अभी तो ड्राफ्ट के रूप में भी संसद में नहीं आई। हम उसके लिए अभी से 1 महीने का टाइम है, उससे लेके अभी तक हल्ला कर रहे हैं। ड्राफ्ट आ जाएगा, कानून बन जाएगा। कानून बहुत बड़ी चीज है ना, मतलब इसको चीज बनाई जा रही है, या तो फिर कानून को लागू भी तो किया जाता दोस्त, लागू क्यों नहीं हो रहा? जी हाँ, हमारे जो सिख भाई बिल्कुल कह रहे हैं सही, क्योंकि ड्राफ्ट अभी तक आया ही नहीं है, तो फिर हम क्यों हल्ला मचा रहे हैं 1 महीने से। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड वाले जामियात उलमा हिंदवाला ने एक स्कैनर भी निकाला है, जिसके जरिए ये कहा गया है कि आपकी राय दी जाए। अगर से हमारे सेटिस्फेक्शन के वास्ते हम अपनी राय दे भी दे कि हम नहीं चाहते कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो, क्या मोदी सरकार इस राय को मानेगी? जो मोदी सरकार ट्रिपल तलाक का बिल नहीं रोकी, जो मोदी सरकार के आने के बाद बाबरी मस्जिद शहीद हुई, ज्ञानवापी मस्जिद के ऊपर जो है वहां पर का वजूखाने को सीज कर दिया गया, मथुरा शाही ईदगाह के ऊपर केसेस ठोके गए कि वहां पर नीचे मंदिर है, तो फिर उस सरकार से हम क्या ही उम्मीद लगाकर बैठ सकते हैं कि वो मुसलमानों के हक में कोई फैसला करेगा। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा है कि आप अपनी राय मत दीजिए स्कैन कर, ये कह रहा हूँ कि आप अपनी राय बिल्कुल दीजिए, मगर आने वाले वक्त में मोदी सरकार उसी राय को एक जरिया बताकर कहेगी अंधभक्तों को कि देखो कितने लाख करोड़ लोग मुसलमानों को इस चीज का फायदा हो रहा था, तो हमने उनकी दुखती हुई रग के ऊपर हाथ रख दिया तो कैसे फड़फड़ा रहे हैं। बस मोदी सरकार की ये 2024 की तैयारी है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में पेशाब कांड के बाद एक और वीडियो सामने आया है। मुस्लिम नौजवान को अगवा कर उस मुस्लिम नौजवान से अंधभक्तों ने अपने तलवे चटवाए हैं। अब सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने दलित शख्स के पैर धोए थे, क्या उसी तरीके से मुस्लिम शख्स के भी पैर धोएंगे? मामला थोड़ा डिटेल्स में आपको समझा देता हूँ। ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट के डबरा तहसील का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसके अंदर कार में बैठे कुछ लोगों द्वारा एक मुस्लिम लड़के को बांधकर चप्पल से पीटा गया, गालियां दी गई, यहाँ तक के तलवे तक चटवा दिए। वीडियो संज्ञान में आते ही ग्वालियर पुलिस ने अपहरण और मारपीट का मामला दर्ज कर मुख्य आरोपी गोली गुजरवा और उसके एक साथी को हिरासत में ले लिया और दूसरे 2 लोगों की तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश के चलते और अपना दबदबा दिखाने के लिए गोलू गुर्जर गुट के नौजवान, जिनका ग्रुप है, वहां पर मुस्लिम नौजवानों को निशाना इसलिए बनाया गया ताकि वो लोगों की ताकत इनको बता सके। मध्य प्रदेश के अंदर पहले इस तरीके के मामले सामने नहीं आते थे। जब से मध्य प्रदेश के अंदर खासतौर से बीजेपी की सरकार बनी है, तब से इस तरीके के मामलों में इजाफा हुआ है। यूपी के बाद मध्य प्रदेश भी दूसरा यूपी बन रहा। मुसलमानों
के लिए अब रिपोर्टिंग करना उतना आसान नहीं रहा, जहां पर खास तौर से अमेठी की मैं बात कर रहा हूं। पत्रकार दानिश अंजार का आरोप है कि ग्राउंड रिपोर्टिंग करते वक्त बीजेपी के कार्यकर्ता द्वारा की गई इनसे मारपीट। दानिश ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि अमेठी में ग्राउंड रिपोर्टिंग करते वक्त मेरा नाम पूछकर मेरे साथ मारपीट की गई। जबरदस्ती एक क्विट कार जिसके अंदर बीजेपी का झंडा लगा हुआ था उसमें मारते हुए बैठाया जा रहा था। मेरे चीखने चिल्लाने के बाद कुछ लोगों ने मुझे बताया अभी हम थाने में फायर करने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, दानिश ने आगे कहा कि मेरा माइक छीन लिया गया। दोस्तों, बड़े अफसोस की बात है कि मुल्क के अंदर इस तरीके से जहर घोला गया है कि मुसलमान कुछ भी काम कर ले, बस नाम पूछ के मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है। इस वक्त हम अमेठी में मौजूद है स्मृति ईरानी के लोकसभा सीट पे। यहाँ पे हमने ग्राउंड रिपोर्टर किया, सबसे राय ले रहे थे। क्या हुआ मेरे साथ, कुछ बताइए तो। क्या हुआ था मेरे साथ? आपके साथ मारपीट की गई, आपका कैमरा छीनने की कोशिश की गई। हाँ, मारपीट की गई। कौन लोग थे ये लोग, कौन लोग थे? ये सब बीजेपी के कार्यकर्ता थे। बीजेपी कार्यकर्ता। मेरे साथ क्या हुआ था बताएंगे कुछ लोग? मारपीट हुई यहाँ पे? हाँ, मारपीट हुई थी। तो बड़ी बात यह है कि गरीब भी खुददार होता है, अपनी इज्जत पैसों से नहीं बेचता। पीड़ित दशमात रावत जिसपे ऊपर बीजेपी के एक नेता ने जो है पेशाब किया था, जो वीडियो काफी वायरल होने के बाद उसे अरेस्ट कर लिया गया था। ये वही दलित भाई की पत्नी है जो कह रही है मीडिया वालों से कि पैसे नहीं चाहिए हमको, लालच नहीं, बस हमारे आदमी को वापस भेज दो। यानी रावत की पत्नी समझा रही है मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को कि पैसों का लालच देकर वोट के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। अरे ये मेरा भाई है, तुम मेरी बहन हो, कोई चिंता मत करो, इनको भेज रहा है। और बाकी परिवार की सब चिंता कर रहा हूँ, है ना। तुम्हारा मकान भी पूरा बनवाना है और वो कुछ और भी मैं काम धंधा करूँ, उसके लिए पैसे भी करवा रहा हूँ ताकि पैसा हमका नहीं, पहले आदमी आमा हमारे पास। ये तो जा रहे हैं अभी, पैसा के हमका लालच नहीं आमा। इनको भेज रहा हूँ मैं। ओके। आप तस्वीर के अंदर जिन जिन लोगों को देख रहे हैं, इन लोगों के ऊपर बीजेपी सरकार ने भ्रष्टाचार घोटाले के आरोप लगाए थे, मगर जैसे ही आरोप लगे ये सारे के सारे बीजेपी में ज्वाइन हो गए। इतना ही नहीं, इनमें से 2 लोग 2 स्टेट के चीफ मिनिस्टर भी बन गए हैं। एक असम का चीफ मिनिस्टर है हेमंत बिस्वा शर्मा, तो दूसरे मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान है, और एक इसमें से कर्नाटक के पूर्व चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा भी है। आपको बता दूं कि 72 हो रही फिल्म, जो आपको पता भी नहीं होगा आई बोलकर ये फिल्म आ भी गई है और पूरी तरीके से फ्लॉप भी हो गई है। फिल्म बनाने वाले यही चाहते हैं कि कम बजट की इस तरीके की फिल्में बनाए, मुसलमानों के खिलाफ बताए और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा पाए, मगर हर बार ऐसा नहीं होता। फिल्म फ्लॉप होने के बाद फिल्म बनाने वाले कह रहे हैं कि कुछ लोग इन्हें फोन कर जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। मेरी आज फिल्म 72 उन्हें रिलीज हुई है और चूंकि बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और जिस तरीके से सपोर्ट मिल रहा है लोगों का और पब्लिक का, मुझे थ्रेटनिंग कॉल्स भी आ रही है, मुझे मेरे सोशल मीडिया पे काफ़ी गाली गलौच हो रही है, काफ़ी जान की धमकियां मुझे मिल रही हैं। तो मैं तो दिल्ली में हूँ, मुंबई में हूँ नहीं, लेकिन मेरे घर के नीचे पुलिस है और मेरे दफ्तर के नीचे भी पुलिस प्रोटेक्शन मिल गया मुझे। तो मुझे पता चला कि ऐसा है, और क्योंकि मैंने जैसे धमकियां मुझे मिली तो मैंने हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी को, देवेंद्र फडणवीस जी को और पुलिस कमिश्नर विवेक पनसलकर जी को लेटर लिखा था। आज की अच्छी बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन की रूह मौत के बाद उसके कर्ज की वजह से अटकी रहती है जब तक कि उस कर्ज की अदायगी ना हो जाए। तिरमिजी 1079। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।